जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का 60 क्वेश्चन लाया हूं इस वीडियो में। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफेलेसिया पुष्प है, जो इसका व्यास लगभग 3 फुट है। कितना? रेफेलेसिया पुष्प का जो व्यास है लगभग 3 फुट है। और रेफेलेसिया पुष्प का जो वजन होता है 15 पाउंड होता है। कितना? 15 पाउंड होता है। याद रखना ये सब बातें। और रेफेलेसिया पुष्प जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। कहाँ? रेफेलेसिया पुष्प जो है मुख्य रूप से थाईलैंड और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और रेफेलेसिया पुष्प से जो सुगंध आता है सड़े हुए मांस की तरह आता है। इसका सुगंध सड़े हुए मांस की तरह इसका सुगंध आता है रेफेलेसिया पुष्प से। और रेफेलेसिया पुष्प जो है परजीवी पौधा है। कैसा परजीवी पुष्प है रेफेलेसिया पुष्प? याद रखना परजीवी पुष्प है रेफेलेसिया पुष्प, जिसमें हरित लवक का अभाव है। रेफेलेसिया पुष्प परजीवी पुष्प है जिसमें हरित लवक का अभाव है। जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता हो परजीवी पौधा, परजीवी पुष्प या परजीवी पौधा का उदाहरण होता है। तो इसमें रेफिलेशिया पुष्प में परजीवी है जिसमें हरित लवक का अभाव होता है। यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दूसरा नंबर है कि अरक्ता रोग किस कमी से होता है। तो अरक्ता रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। याद रखना। या विटामिन बी 12 की कमी से अरक्ता रोग होता है। याद रखना विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्ता रोग होता है। या हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्ता रोग होता है। याद रखना हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्ता रोग होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है। याद रखना घेंघा रोग होता है। इसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है सबसे अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। जिससे घेंघा रोग को हम गलगंड रोग भी बोलते हैं। याद रखना। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? अस्कर्वी रोग होता है, जिससे हम जीभ पर दाने निकल जाते हैं और मसूड़ों से मसूड़े मसूड़े फटने लगते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। कौन सा? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस। याद रखना रिकेटस नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की हड्डियां जो है मुड़ने लगते हैं, या बड़ों की हड्डियों को जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, जिससे बच्चों की हड्डियां मुड़ने लगते हैं या बड़ों की जोड़ों के हड्डियों में दर्द होने लगता है। विटामिन डी की कमी से ये सब होता है। फिर और विटामिन डी जो है इसका मुख्य स्रोत विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश है। याद रखना विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और विटामिन सी जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है एस्कैर्बिक एस्कैर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, जो मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि डीएन का मूल मात्रक क्या है। तो डीएनए का मूल मात्रक जो पूछा जा रहा है यहाँ पे सबसे पहले डीएन के बारे में बता दूं। डीएन के मूल मात्रक से पहले कि डीएन का खोज जो किया था वाटसन। याद रखना वाटसन एवं क्रिक ने डीएन की खोजकर्ता किए थे, डीएन की खोज किए थे। डीएन जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है। याद रखना डीएन एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसी के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। या मान लीजिए कहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी उसकी डीएन की मदद से ही उसकी पहचान की जाती है। तो डीएन एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और इसका खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। और यह मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ? मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक पाया जाता है। और डीएनए के 4 क्षार होते हैं। कितने? 4 क्षार होते हैं, जिसे बोलते हैं एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन तथा यूरासिल होता है। याद रखना। या थाइमिन होता है। आरएन में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन जो है ये क्षारीय क्षारीय प्राकृतिक होता है। डीएनए के 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। याद रखना। तो डीएनए के मूल मात्रक जो है क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है, जिसका खोज वाटसन ने क्रिक ने किया था। एक आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखना लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को। और माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। याद रखना माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 5 नंबर क्वेश्चन कि हीरे में कार्बन परमाणु की वाहतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन लगाइएगा 4। यहाँ पर कितने होते हैं? 4। लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा 4।
यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि हीरे में कार्बन परमाणु के वाहतम कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। यहाँ पे पूछा जाता है कि हीरे में कार्बन परमाणु के कोष में हीरे में कार्बन परमाणु के वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछा जाता तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है तो 0 होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हीरे में? तो 0 होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हीरा जो है एक श्रृंखल गुण बनाता है या एक सहसंयोजी बंध बनाता है, जो इसमें श्रृंखल गुण पाया जाता है। तो इसी कारण से इसकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। और यह जो है धातु के विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं होता। तो याद रखना ऑप्शन ये करेक्ट होगा, 0 होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और हीरे की आकृति जो होती है, याद रखना हीरे की आकृति षष्ठ कोणीय होती है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर इंगित करता है? तो रासायनिक समीकरण में जैसे हम हाइड्रोजन प्लस कैलोरीन के जब हम अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है सूर्य की उपस्थिति में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीर चिन्ह जो है किस ओर इंगित करता है? तो बता दो कि तीर चिन्ह जो है ऐसे दिशा की ओर इंगित करेगा। तो दिशा हम लोग यहाँ पे तो अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन, तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर जो बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये उत्पाद बना रहे हैं जिसे हम प्रतिफल बोलते हैं। तो यहाँ पे किस ओर इंगित करते हैं? रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह जो इंगित करता है उत्पाद की ओर इंगित करता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन ये सी करेक्ट होगा, उत्पाद की ओर रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह इंगित करता है, जिसे हम प्रतिफल बोलते हैं, याद रखना प्रतिफल। और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं, याद रखना। और अभिकारक जो है अभिक्रिया के बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल अभिक्रिया के दाहिनी ओर लिखा जाता है, जिसे हम प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह अभिकारक के उत्पाद की ओर इंगित करता है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या है? तो मैं बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। संतुलित समीकरण अगर जब तक हम रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, जब तक उसका संतुलित नहीं करते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई भी मान नहीं होता। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के कारण ही संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है द्रव्यमान संरक्षण। याद रखना द्रव्यमान संरक्षण इसका अर्थ होता है संतुलित रासायनिक समीकरण का। 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिटकिरी जिसे हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं, तो फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे याद रखना K2SO4 Al2SO3 और 24H2A होता है। तो K2SO4 Al2SO4 का हल थराइस 24H2O होता है फिटकिरी का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ पर है कि रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रसायनों का राजा जो बोला जाता है किससे बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बोला जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। और इसे बैटरिक अम्ल भी कहते हैं, याद रखना रसायनों को राजा को हम बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो रसायनों का राजा रासायनिक सूत्र रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, जिसे बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की विनेगर विनेगर एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो विनेगर एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसका आयुपैक नाम जो होता है मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मिथेनोइक या मिथेनाइक भी बोलते हैं जहाँ तक। तो मिथेनाइक अम्ल इसका आयुपैक नाम होता है, या इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, जो सिरका में पाया जाता है। तो विनेगर एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, जिसे मिथेनाइक अम्ल बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ये करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संगमरमर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र याद रखना CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस
बर्फ भी कहा जाता है, याद रखना। शुष्क बर्फ भी बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र या कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SSC सीजीएल की 2019 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि चूना कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र में से क्या? तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र याद रखना Ca होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कली चूना भी बोलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, अभी जस्ट मैं बताया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कली चूना बोलते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसका सूत्र CaO होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग जो होता है सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पर है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक पोटास बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र KO KOH होता है जिसे हम कास्टिक पोटास बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी करेक्ट होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फास्टिक, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फास्टिक पोटास या लोड और पोटास लाइक रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। लोड और पोटास लॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ये सब बातें याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना CaSO4। क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी बातें याद रखना। 14 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लाल सिंदूर जिसे हम लेड पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाल सिंदूर का सूत्र PbO होता है। क्या? PbO, जिसे हम लेड पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लम्बम हाइड्रो प्लम्बम ऑक्साइड। प्लम्बम ऑक्साइड को ही लाल सिंदूर बोला जाता है, जिसे लेड पर ऑक्साइड बोला जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र PbO होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर कि धोवन सोडा का या सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का जो सूत्र होता है Na2, याद रखना Na2CO3 होता है। और 10H2O होता है। जब इसमें हम जल लगा देते हैं तो इसे धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो Na2CO3 10H2 होता है। और यहीं पे रहता है NHCO3 और 10H2O, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो धोवन सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, ये बात याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन को जो निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन करेक्ट होगा, सेलुलोज को। जब रेयॉन को निर्माण किया जाता तो उस समय सेलुलोज को उपयोग किया जाता है रेयॉन को निर्माण करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए इनमें कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो प्राकृतिक रबड़ को जब हम वल्कनीकरण, कहने का मतलब जब हम प्राकृतिक रबड़ बनाते हैं तो उस समय कौन सी विधि अलग करने के लिए इसका प्रयुक्त होता है? तो याद रखना सल्फर के साथ गर्म करते हैं प्राकृतिक रबड़ को, तब वहां पे जाके एक नेचुरल रबड़ तैयार होती है, तो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। और प्राकृतिक रबर का एक जो बहुलक है आइसोप्रीन, याद रखना प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक बहुलक का, प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है, सल्फर के साथ गर्म करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ जो है किससे बनाया जाता है या किसका उत्पाद है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टेस का उत्पाद है। किसके? लैक्टेस का उत्पाद है रबड़। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है
कि वैसी युक्तियां जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तु की स्थिति और उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में वीवीआई है कि वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तु की स्थिति, तो कैसे, तो वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा, मान लिया जाएगा एक जहाज है, तो उस जहाज में हम जो चलाते हैं तो उसको संपर्क से जानने के लिए उसमें हम कंपास सुई या टेलीफोन की मदद करते हैं, तो उसकी दूर की स्थिति तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, तो उसमें क्या लगा हुआ, तो रडार। रडार जो होता है जहाज में या किसी चलान नाव में लगा होता है, तो उसकी दूर की स्थिति या वस्तु की पता लगाया जाता है रडार के माध्यम से, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति या उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा पता लगाते उसे रडार कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा रडार। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो है ऐसे रेयॉन है, रेयॉन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसे रेयॉन है जो अमेरिका के द्वारा मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा बनाया गया था, लेकिन जब कभी यहाँ पे नायलॉन भी दे देता है, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा या फाइबर जो है, फाइबर के मतलब क्या होता है, तंतु या रेशा होता है, तंतु या रेशा, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। रेयॉन यहाँ पर अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फाइबर बोल दिया है, फाइबर के मतलब तंतु या रेशा ही होता है, तो ऐसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं नायलॉन। करेक्ट ऑप्शन नाइलॉन या रेयॉन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है, नाइलॉन भी सही है और रेयॉन भी सही है, तो यहाँ पे रेयॉन और नाइलॉन दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। तो ऐसे हम नाइलॉन को मान सकते हैं, यहाँ पे मान्यता देंगे, तो नाइलॉन यहाँ पे अधिकतर सही होगा, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नाइलॉन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 21 नंबर की हेक्सा मिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या कहते हैं, तो हेक्सा मिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को हम बोलते हैं नाइलॉन 66, जिसे हम नाइलॉन, याद रखना नाइलॉन 6,6 भी बोलते हैं, जिसे नाइलॉन 6,6 हेक्सा मिथाइलिन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त होता है नाइलॉन 6,6, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नायलॉन जो एक है क्या है, नायलॉन एक क्या है, तो एक कृत्रिम रेशा है, क्या है यहाँ पे नायलॉन एक क्या है, तो पॉलीएमाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायलॉन एक पॉलीएमाइड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कृत्रिम रेशा है पॉलीएमाइड। 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, तो किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है, तो टीएनजी का, याद रखना टीएनजी का नाम जो है विस्फोटक नोबल तेल है, टीएनजी का नाम क्या है, विस्फोटक नोबल तेल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा टीएनजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है कि आरडी एक्स का आविष्कार किसने किया, तो आरडी एक्स का आविष्कार जो किया था किसने किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैंस हैनिंग के द्वारा, याद रखना हैंस हैनिंग के द्वारा आरडी एक्स का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि आरडी एक्स का अन्य नाम क्या है, तो आरडी एक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है या हेक्सोजोन है, याद रखना हेक्सो हेक्सोन है, हेक्सोन है या साइक्लोनाइट आरडीएक्स का अन्य नाम है। और निम्नलिखित में किसका नाम नोबल तेल है, तो टीएनजी का नाम नोबल तेल है। उसके बाद आरडीएक्स का आविष्कारक कौन थे, जॉर्ज फ्रेडिंग हेनिंग या हंस हेडिंग, जॉर्ज फ्रेडिंग हेनिंग या हंस हेडिंग। और आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जाना जाती है, तो हवा में जो है ध्वनि की गति से भी अधिक गति के रूप में जाना जाता है, तो सुपरसोनिक, याद रखना सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है, हवा में ध्वनि की गति से भी अधिक गति को सुपरसोनिक गति के रूप में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग जब लगभग होता है 330, याद रखना कितना 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और हवा में ध्वनि का वेग, और ध्वनि का जो आवृत्ति होता है कितना होता है, ध्वनि का आवृत्ति 332 हर्ट्ज होती है, याद रखना
हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की आवृत्ति 332 हर्ट्ज होती है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में क्या होगा? तो तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति क्या होगा? घटती है या बढ़ती है? अनंत हो जाती है, बढ़ता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे शून्य हो जाती है, बढ़ता है, घटती है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टील या लोहा में जो है किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है ध्वनि, स्टील या लोहा में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि ध्वनि तरंग में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है, तो निर्वात में जो है ध्वनि की तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पे निर्वात होगा करेक्ट, निर्वात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच संबंध क्या है? तो किसी ध्वनि की तरंग और आवृत्ति ध्वनि की तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच संबंध जो है, आवृत्ति और काल टी के बीच संबंध है, क्या है? तो राइट ऑप्शन एन बराबर 1/t। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विशेषता आयाम है, समय और अवधि, आवृत्ति भी है, गति भी है ध्वनि तरंग की विशेषता। लेकिन घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। सब पानी, जल और तेल का ये सब विशेषता घनत्व। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी होगा, इसका विशेषता नहीं है ध्वनि तरंग की विशेषता। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम है किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। तो ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु को कंपन कराने वाली जो प्रयुक्त बल होगा या वस्तु होगा उस पर निर्भर करती है ध्वनि तरंग का आयाम। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के समान में ध्वनि आवृत्ति का स्थायी मात्रा का नाम दिया गया था? तो किस भौतिक वैज्ञानिक के समान में ध्वनि आवृत्ति का स्थायी मात्रा का दिया दिया गया था? तो याद रखना है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के समान में ध्वनि की आवृत्ति का स्थायी मात्रा का हर्ट्ज होता है, दिया गया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की समान में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बस है, ठीक, फिर से बताता हूँ। मान लिया जाए मान लिया जाए बस है, ये बस है यहाँ पे, ये बस है, ये बस है, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लेते ये बस है, ठीक। तो ये बांस जो है यहाँ पे जब ये बांस नजदीक आती है तो इसकी सीटी की आवाज जो है हमें सबसे अधिक सुनाई पड़ती है। जबकि वही बांस जब दूर जाएगी तो इसकी सीटी की आवाज जो है कम सुनाई देती है। तो यहाँ पे तो सुनाई देती थी, किसके कारण से सुनाई देती है? तो याद रखना डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। नजदीक आती रेलगाड़ी सीटी की आवाज बढ़ती है, जबकि दूर जाती यहाँ पे क्वेश्चन है कि नजदीक आती रेलगाड़ी सीटी की आवाज बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती है। किस घटना के उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसका कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण होता है कि जब रेलगाड़ी नजदीक आती है तो उसकी सीटी की आवाज बढ़ती है, और जब वही रेलगाड़ी दूर जाती है तो उसकी सीटी की आवाज घटती है। तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। इसमें यह होता है कि जब रेलगाड़ी नजदीक आती है उसमें तो उसका आवाज सुनाई देती है, तो इसमें आवृत्ति आवृत्ति कम और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। उस समय कम होता है नजदीक, जब रेलगाड़ी नजदीक आता है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा और तरंगदैर्घ्य कम होता है। वही रेलगाड़ी अगर दूर जाती है तो आवृत्ति कम और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। ये सब बातें याद रखना, ये सब डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और याद आ गया
कि यहाँ पे ग्रह जो है, ग्रह चंद्रमा से आकार में बड़े हैं, ग्रह चंद्रमा से आकार में बड़े हैं, तथापि ग्रह छोटे दिखाई पड़ते हैं जबकि चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। इस किस घटना का कारण है? तो यहाँ पे देखिएगा किस घटना का कारण है, ये सब आंतरिक कोण का, आंतरिक कोण के कारण होता है। किसके कारण? आंतरिक कोण के कारण। जैसे हम बता दूं कि दूर बैठे पहाड़ी पर आदमी और नजदीक बैठी चिड़िया पर, नजदीक बैठी चिड़िया नजदीक बैठी चिड़िया से छोटा दिखाई देता है आदमी, किस कोण के कारण दिखाई देते हैं? तो ये सब आंतरिक कोण के कारण होता है। इस सब बात याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में 1/0 कम से लगभग 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव कान में। कितने तक? 0.1 सेकंड तक रहता है। कितना? 0.1 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव मानव कान में, 1/10 सेकंड तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद है कि ध्वनि की वह विशेषता जो मादा ध्वनि की नर ध्वनि की भिन्नता करती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है तरावता, तरावते कहलाती है, तरावते। यहाँ पे ध्वनि की जो आवाज होती है, मन यहाँ पे मादा की जो लड़की की आवाज जो होती है वो सुरीली होती है, जबकि पुरुष की आवाज जो होती है तीखी होती है। सब तरातवे गुण के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा है कि निम्न द्रव में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो स्टील में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।